मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका चैप्टर यूनिट चल रहा था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे यूज हो रहे हैं और उसी में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटाबॉलिक पाथवे यूज हो रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे हो रहे हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या नाम है उस मेटाबॉलिक पाथवे का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। वो है ग्लाइकोलाइसिस। वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर हम देखेंगे जब ये मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है तो आपको इस ग्लाइकोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और वहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा पायरुवेट। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कंप्लीट होगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको मिलेगा पायरुवेट। कहां से मिले? ग्लूकोज से मिला। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस से आपको क्या मिलेगा? पायरुवेट मिलेगा। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में? आगे हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और एट लास्ट जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन होगा? वो पायरुवेट होगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है, इसकी लोकेशन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है? जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है। सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं और हर एक सेल का अपना अपना साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस। कहां पे हो रही है? हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आपकी बुक में लिखा होगा साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म। तो आपको यही पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो आपको पायरुवेट मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कहां पे होती है? ये होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां पे होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में, और जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्यों होती है? क्योंकि इस ग्लाइकोलाइसिस को करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस को करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो सारे एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। इसलिए ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और उसके बाद जब ये ग्लाइकोलाइसिस होगा, मगर किस कंडीशन में? एरोबिक कंडीशन में। किस कंडीशन में? एरोबिक कंडीशन में। मतलब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसलिए यहां पे लगा एरोबिक। मतलब जब ग्लाइकोलाइसिस होगा, मगर ग्लाइकोलाइसिस होगा कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, मगर वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन। तो कंडीशन कौन सी बन गई? एरोबिक कंडीशन। तो इसका मतलब जब एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस होगा उस टाइम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मोल्स मिलेंगे और 2 एटीपी मिलेंगे और 2 NADH मिलेंगे। पॉइंट पे याद रखना कि जब एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस होगा उस टाइम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मोल्स निकलेंगे पायरुवेट के? 2 निकलेंगे और 2 ATP निकलेंगे और 2 क्या निकलेंगे? NADH। और NADH की फुल फॉर्म मैंने यहां पे लिखी है। क्या है फुल फॉर्म NADH की? निकोटिनोएमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो NADH की फुल फॉर्म है निकोटिनोएमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मिलेंगे, 2 ATP मिलेंगे और 2 NADH मिलेंगे। कब? एरोबिक कंडीशन में। मगर अब अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है मगर वहां पे कंडीशन क्या है? एनारोबिक कंडीशन। मतलब वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है
मगर वहां पे किसकी कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। मतलब वहां पे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से देखो 2 मोल्स निकलेंगे किसके? लैक्टेट के। यहां पे तो पायरुवेट नहीं निकला, इसलिए मैंने आपको कहा था कि एनर्जी निकालने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर होना जरूरी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर इस ग्लूकोज से क्या बनेगा? लैक्टेट बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और आपको मैंने बोला था ये लैक्टिक एसिड बाद में हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद क्या होती है? मसल क्रैम्प्स होती है। क्योंकि यहां पे कंडीशन है एरोबिक कंडीशन। यहां पे कंडीशन क्या है? एरोबिक कंडीशन। मतलब यहां पे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है मगर यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। उस टाइम एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, या उससे क्या फायदा होते हैं? 2 मोल्स निकलेंगे लैक्टेट के और 2 क्या निकलेंगे? एटीपी। और मैंने आपको बोला था ये लैक्टेट बाद में या ये लैक्टिक एसिड बाद में हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है, तो क्या होती है? मसल क्रैम्प्स होती है, और एक इंसान के अंदर क्या होती है? थकावट होती है। तो इसलिए जब भी ग्लूकोज, अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी निकलेगी कंटिन्यू लार्ज अमाउंट में, तो कंडीशन सही कौन सी है? एरोबिक कंडीशन। क्योंकि एरोबिक कंडीशन में क्या होता है? लैक्टेट पैदा नहीं होता है, तो ये हमारे मसल्स के अंदर नहीं जाएगा। फिर जब लैक्टेट या लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर नहीं जाएगा तो मसल क्रैम्प्स नहीं हो जाएंगी। तो जब मसल क्रैम्प्स नहीं होगी तो थकावट भी नहीं होगी। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस जब एरोबिक कंडीशन में होता है तो क्या निकलता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट निकलते हैं, 2 एटीपी निकलते हैं और 2 एनएडीएच निकलते हैं। और उसके बाद जब एनएरोबिक कंडीशन आएगी उस टाइम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 लैक्टेट निकलते हैं और 2 एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं। और उसके बाद आपको एक पॉइंट यहां पे याद रखना है, जब ये ग्लाइकोलाइसिस होती है इसमें कहीं पे एनर्जी यूज होती है, और वो आपको पता है कि एनर्जी हमारे सेल्स के अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। हमारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। हमारे सेल्स के अंदर स्टोर एनर्जी होती है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। अब कहीं पे या कुछ स्टेप्स में एक टर्म आ जाएगी फॉस्फोराइलेशन। जब आप ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ोगे वहां पे आपको एक टर्म आएगी फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ है जब किसी के साथ फॉस्फोरस ऐड होगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ? जब किसी के साथ क्या ऐड होगा? फॉस्फोरस। अब हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल जब ये ग्लाइकोलाइसिस होता है और एक स्टेप ऐसा आता है जहां पे फॉस्फोरस ऐड होना है, तो वो फॉस्फोरस कहां से आएगा? वो फॉस्फोरस उस टाइम कहां से आएगा? उस टाइम इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई का मतलब 3, मतलब इसके अंदर 3 फॉस्फोरस है। तो इसी एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और इसमें से एक फॉस्फोरस निकलेगा और साथ साथ में एनर्जी भी निकलेगी। जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा एक तो इससे क्या निकलेगा? फॉस्फोरस निकलेगा और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। वो फॉस्फोरस बाद में यूज होगा किसके लिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए। मतलब वो फॉस्फोरस जो आपको इस एटीपी से निकलेगा, जो आपको कब मिलेगा? जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा उससे जो आपको फॉस्फोरस निकलेगा वही फॉस्फोरस हम बाद में यूज करेंगे किसके लिए? जहां पे क्या होनी है? फॉस्फोराइलेशन। और वहां से क्या निकलेगी बाद में? एनर्जी। और वो एनर्जी भी हम यूज करेंगे कहां पे? या वो एनर्जी बाद में यूज होती है क्या? जो वो स्टेप होता है उसको करने के लिए। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और वो भी एनर्जी कब मिलेगी? जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। तो जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा एक तो एनर्जी निकलेगी, दूसरा क्या निकलेगा? फॉस्फोरस। वो फॉस्फोरस हम यूज करेंगे किस लिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए। मतलब वो हम यूज करेंगे क्या ऐड करने के लिए? फॉस्फोरस ऐड करने के लिए। और वहां से क्या निकलेगी साथ में? फिर एनर्जी भी निकलेंगे। वो एनर्जी हम यूज करते हैं बाद में उस रिएक्शन को करने के लिए। अब उसके बाद यहां पे बात आती है कि ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे आता है? अब साइटोप्लाज्म किसका पार्ट होता है? सेल का पार्ट होता है। अब आपको पता है कि सेल का जो बाहर वाला कवर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल का जो बाहर वाला कवर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। और इस ग्लूकोज को इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है ताकि किसमें आ जाए? साइटोप्लाज्म में आ जाए। क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एक ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ये ग्लूकोज इस साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। मगर इसको कोई ट्रांसपोर्ट करेगा, इस ग्लूकोज को कोई ट्रांसपोर्ट करेगा।
मदद करेगा इसके अंदर आने के लिए, ये खुद नहीं जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है किसी चीज का जाना उस रीजन से जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उस रीजन तक जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। डिफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूं। डिफ्यूजन का मतलब है किसी सब्सटेंस का जाना उस रीजन से जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उस रीजन तक जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो यहां पे समझो कि ग्लूकोज की यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, कम है। तो इसका मतलब ग्लूकोज इस रीजन से जहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है ट्रांसपोर्ट होगा कहां तक, इस साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। मगर ये ग्लूकोज डायरेक्टली इस साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसको पार करना है, इसको क्रॉस करना है, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। तो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ग्लूकोज को कोई मदद कर रहा है, कोई प्रोटीन होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत सारे सब्सटेंस को मदद करते हैं इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। तो इस ग्लूकोज को भी कुछ प्रोटीन्स क्या करेंगे, मदद करेंगे, किसको क्रॉस करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो फिर ग्लूकोज किसके अंदर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर जब आएगा तब कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, ग्लाइकोलाइसिस। तो समझ आया होगा, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो 3 तरह के स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पहला कौन सा स्टेप होता है या पहला कौन सा फेज है। पहला जो फेज है ग्लाइकोलाइसिस में वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब यहां पे एनर्जी खर्च होती है, इन्वेस्ट का मतलब खर्च होना। जो पहला फेज होता है, जो पहला स्टेप होता है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब इसमें एनर्जी यूज होती है। इसमें क्या करते हैं, इस फेज में 2 एटीपी यूज होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कहां कहां पे ये 2 एटीपी यूज होते हैं। 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहां पे यूज होते हैं क्या करने के लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए। फॉस्फोराइलेशन का मतलब अभी आपको मैंने बताया फॉस्फोरस ऐड करने के लिए। तो इसका ब्रेकडाउन होता है और वहां से क्या निकलती है, और एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी बाद में इन स्टेप्स को करने के लिए यूज होता है या इन रिएक्शंस को यूज करने के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब एक तो फॉस्फोराइलेशन भी होता है और यहाँ पे यूज क्या होती है, एनर्जी होती है। तो शुरू करेंगे हम कि क्या होता है इस फेज में। इस फेज में जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की होती है फॉस्फोराइलेशन, मतलब इस ग्लूकोज के साथ क्या ऐड होगा, फॉस्फोरस ऐड होगा। अब वो फॉस्फोरस कहां से आएगा, आपको मैंने बोला था कि एटीपी वहां पे यूज होगा, तो यहाँ पे पहला एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा। तो इस एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, तो वहां से क्या निकलेगा, एडीपी और निकलेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। ये जो यहाँ पे आई है, आई का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस निकलेगा। और यही फॉस्फोरस अब ऐड होगा किसके साथ, ग्लूकोज के साथ ऐड होगा। किसके साथ ऐड होगा, ग्लूकोज के साथ। अब ग्लूकोज के साथ ऐड होगा किस पोजीशन पे, 6th कार्बन पे। ग्लूकोज के किस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, 6th कार्बन पे। इसलिए जब ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होती है, जब ग्लूकोज को ऐड होता है फॉस्फोरस, तो वहां पे मिलता है क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज के साथ अब क्या ऐड हो गया, फॉस्फोरस ऐड हो गया, मगर ग्लूकोज के किस कार्बन नंबर पे, 6 कार्बन नंबर पे। इसलिए यहां पे 6 लगा। 6 का मतलब है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, और जो ग्लूकोज का 6th वाला कार्बन होता है उसी के साथ क्या ऐड हो गया, फॉस्फोरस ऐड हो गया। तो जब ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होगी, जब ग्लूकोज के साथ फॉस्फोरस ऐड होगा, अब वो फॉस्फोरस कहां से आता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, तो वहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस निकलता है, और वहां से वो जो एनर्जी निकलती है वो भी यहाँ पे यूज होगी। और जब वो फॉस्फोरस निकला, वो किसके साथ कंबाइन होगा, ग्लूकोज के साथ। और ग्लूकोज के साथ जब कंबाइन होगा, मगर किस कार्बन पे जुड़ेगा, ग्लूकोज के 6th कार्बन पे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इस स्टेप को करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेशन करवाना और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये स्टेप्स, ये जो रिएक्शन हुई यहाँ पे, इस स्टेप को करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ, हेक्सोकाइनेज। और यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गया। कितने यूज होते हैं, 2। तो पहला यहाँ पे यूज हो गया। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, इसकी क्या होती है, इसकी आइसोमेराइजेशन होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्या हो जाएगी, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ रखे होंगे आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब है वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी मगर डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर। अब अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मूला देखते हैं,
वो सेम है। तो फर्क क्या है इनकी? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग है, डिफरेंट है किससे? फ्रक्टोज से। तो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्या हो जाएगी? आइसोमेराइजेशन होगी। मतलब ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट जो ये है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसमें थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या हुई? आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। चेंज ऐसा हो गया कि वो किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ। और इस आइसोमेराइजेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। यहां पे लगा आइसोमेरेज। और आपने एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा। आइसोमेरेज वो एंजाइम होता है जिसका काम होता है आइसोमेराइजेशन करना, जिसका काम होता है आइसोमर्स बनाना। और आइसोमर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है और स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इनकी फॉर्मूला सेम होती है मगर डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो पहले हमें क्या मिला था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जो ये फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज है, ये इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करेगा। तो कन्वर्ट किसमें करेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिला, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फिर से क्या हो जाएगी? फॉस्फोराइलेशन। मतलब फिर से ऐड क्या होगा? फास्फोरस। कहां से आएगा? एटीपी से आएगा। तो यहां पे पहला एटीपी यूज होगा, दूसरा यहां पे यूज होगा। तो कितने यूज हो गए? 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गए। तो जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपको मिलेगा, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की हमें क्या करनी है? फॉस्फोराइलेशन। तो जब हम इसकी फॉस्फोराइलेशन करेंगे, कैसे करेंगे? एक और एटीपी यूज हो गया, यहां पे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, वहां से निकलेगा एडीपी और निकलेगा इनऑर्गेनिक फास्फोरस। अब ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। मतलब अब फ्रक्टोज के साथ पहले एक ही फास्फोरस था, किस पोजीशन पे था? 6th पोजीशन पे। मगर अब हमने इसको फॉस्फोराइलेशन किया है, मतलब अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एक और फास्फोरस ऐड होना है। तो वो आगे हमें फास्फोरस कहां से आएगा? एटीपी का ब्रेकडाउन होने से। तो वो फास्फोरस फिर इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ ऐड हो जाएगा। किस कार्बन पे जुड़ेगा? जो फ्रक्टोज का पहला कार्बन है उसके ऊपर ये दूसरा, या उसके साथ ये दूसरा फास्फोरस जुड़ेगा। तो पहले तो 6th पोजीशन में था, ये तो दूसरा फास्फोरस जुड़ गया। ये कहां पे जुड़ेगा? जो फ्रक्टोज का पहला कार्बन है वहां पे जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई का मतलब 2 आ गए, क्योंकि पहले फास्फोरस था एक, अब दूसरा भी आया, इसलिए हमने क्या लिखा? बाई। बाई का मतलब 2। 2 क्या है? फॉस्फेट। कब बना? जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन होगी तो वहां पे दूसरा फास्फोरस ऐड होगा, मगर वो दूसरा फास्फोरस जो ऐड होगा वो फ्रक्टोज के पहले कार्बन पे जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। ये जो स्टेप्स हो गए ये किस में आते हैं? ये किस फेज में आते हैं? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में आते हैं। तो दूसरा स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं जो है स्प्लिटिंग फेज। जो अब नेक्स्ट फेज है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्प्लिटिंग फेज। क्योंकि स्प्लिट का मतलब ब्रेकडाउन या क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब ये ब्रेकडाउन। तो इस स्प्लिटिंग फेज में क्या होता है? जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है इसकी स्प्लिटिंग होती है, मतलब ये ब्रेकडाउन होता है। किसमें होता है? 2 कंपाउंड्स में ब्रेकडाउन होता है। कौन ब्रेकडाउन करता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को 2 कंपाउंड्स में? उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? एल्डोलेज। किसमें ब्रेकडाउन करता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को? 2 कंपाउंड्स में। एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा कंपाउंड जो है वो है ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, जब उसकी क्लीवेज होती है, जब उसकी स्प्लिटिंग होती है, जब वो ब्रेकडाउन होता है किसकी वजह से? एक एंजाइम की वजह से जिसका नाम है एल्डोलेज, तो वहां पे आपको 2 कंपाउंड्स मिलेंगे। एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लाइसिरल एल्डिहाइड या ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 2 कंपाउंड्स मिलेंगे। अब ये जो 2 कंपाउंड्स है, जब इनके आपस में मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जब इसकी आइसोमेराइजेशन होगी ये इसमें कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब जब ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की आइसोमेराइजेशन होगी ये कन्वर्ट किसमें होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। तो आगे जो हमारा स्टेप है जिसमें एनर्जी निकलती है,
जिसको हम बोलते हैं एनर्जी जेनरेशन फेज, वो हम शुरू करेंगे इस वाले कंपाउंड से, क्योंकि ये वाला कंपाउंड भी इसमें कन्वर्ट होता है। कब? जब इसकी क्या होगी? आइसोमेराइजेशन। तो जो नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करेंगे, जिसमें क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एटीपी के? 4 निकलते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं उसमें? ये जो फेज है एनर्जी जेनरेशन फेज, उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और 2 स्टेप्स में कितने एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं? 4। और शुरू कहां से हम करेंगे? जो तीसरा फेज है वो हम करेंगे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो करेंगे डिस्कस इसको। जो हम तीसरा फेज डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको मैंने बताया था, जिसमें क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो इसमें क्या होता है? इस फेज में जो ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसमें 2 प्रोसेस होती है। एक तो इसमें फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब फॉस्फोरस ऐड होगा, और दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे। ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा? एक तो फॉस्फोराइलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। ये काम कौन करेगा? एक एंजाइम करेगा, जिसका नाम है ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम ये प्रोसेस करवाएगा डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब इसमें से हाइड्रोजन को निकालेगा, और क्या आ जाएगा? एक फास्फोरस आएगा, वो फास्फोरस इसको ऐड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फास्फोराइलेशन। तो जब इस ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर एक तो फास्फोराइलेशन भी हो जाएगा, मतलब फास्फोरस भी ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, और ये काम कौन करता है? ये एंजाइम करता है। तो वहां पे क्या मिलेगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या मिलेगा? जब ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन भी होगी और डिहाइड्रोजिनेशन भी होगी, तो वहां पे क्या निकलेगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या मिलेगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट मिलेगा। उसके बाद इस 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट को क्या होगा? इसमें से एक फॉस्फोरस निकल आएगा। 1,3-bis का मतलब 2 होता है नोमेनक्लेचर में, अगर आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में। 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट से एक फॉस्फोरस निकलेगा, तो था क्या? एडीपी। उस एडीपी से जो इधर से एक फॉस्फोरस निकलेगा, वो एडीपी के साथ एक और फॉस्फोरस मिलेगा, तो बनेगा एटीपी। तो इसका मतलब यहां पे पहला एटीपी मॉलिक्यूल बना। इस स्टेप में आपको पहला एटीपी मॉलिक्यूल मिलेगा। कब? जब इस 1,3 फॉस्फोग्लाइसरेट से एक फॉस्फोरस निकल आएगा।